बहुत ख़ास साथी हुआ करती थी। तब हेडलाइंस टुडे हुआ करता था, जो अभी इंडिया टुडे आप इंग्लिश का देखते हैं आज तक न्यूज़ चैनल के साथ इंडिया टुडे, उसका नाम हेडलाइंस टुडे हुआ करता था। तो उसमें एक बहुत ही होनहार प्रोड्यूसर, 25 साल की एकदम यंग, बहुत ही ज़्यादा इंथू, काम करने का जोश, बहुत टैलेंटेड, और डेली हम लोगों का आमना सामना, क्योंकि क्राइम की जितनी भी खबरें होती थी जो प्रोडक्शन पे जाती थी वो उसको लगभग डील करती थी डेली। नाम था सौम्या विश्वनाथन। साउथ की सौम्या यहाँ आकर जर्नलिज्म करती है और हेडलाइंस टुडे ज्वाइन करती है। और ठीक 10 साल हो गए 30 सितंबर को, जब सौम्या की मौत हुई थी, उसका कत्ल किया गया था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं डायरेक्ट हम तमाम लोगों से। लेकिन जिस रात ये वाक़या हुआ, ये घटना हुई, जब वो ऑफिस से निकली थी, उसमें से जो 2-3 आखिरी लोग मिलने वाले थे उनमें से एक मैं भी था। तब वीडियोकॉन टावर में हमारा दफ्तर हुआ करता था और बहुत लेट हो गया था उस दिन। मुझे आज भी याद है, वो सोमवार का दिन था और 30 सितंबर 2008 की बात थी। असल में हुआ क्या था कि उस दिन शाम से ही गुजरात के एक जगह पे एक ब्लास्ट हुआ था और महाराष्ट्र के मालेगांव में टोटल मिलाकर 3 ब्लास्ट हुए थे और करीब 10 लोगों के मरने की खबर थी। और ये ब्लास्ट एक के बाद एक करके हो रहे थे। और ये जब ब्लास्ट की खबर आ रही थी तो हम लोग डरे हुए इसलिए थे कि मई 2008 से, ये मैं सितंबर की आपको बात बता रहा हूँ, 2008 मई से ही अलग अलग शहरों में लगातार सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे। जयपुर में हुआ, फिर बेंगलोर में हुआ, फिर अहमदाबाद में हुआ, फिर आपके दिल्ली में हुआ। और ब्लास्ट सिर्फ एक नहीं होता था, एक अगर हुआ तो उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 या 5, 6, 7 तक गया। तो जब 30 सितंबर मंडे के दिन 2008 अचानक खबर आती है कि मालेगांव में धमाका हुआ, इसके अलावा मोदासा जो गुजरात में एक जगह वहाँ पर, तो ये 3 धमाके की खबर आई, इसमें 10 लोगों के मरने की खबर आई। लेकिन इससे भी एक और बड़ी खबर शाम होते होते आई, वो ये कि अहमदाबाद में पुलिस ने कई जगह पे जो उनको सूचना मिली लावारिस वस्तु पड़ा हुआ है, कुछ क्या है उस बारे में, तो 17 जिंदा बम मिले थे उसी 30 सितंबर 2008 को अहमदाबाद के अलग अलग जगहों से। और वो 17 बम, सोचिए, ऊपर वाले का करम था कि वो फटा नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ और पुलिस ने उन सारे बमों को डिफ्यूज़ कर दिया, वरना तबाही क्या होती। तो एक तो मालेगांव और मोडासा में धमाका, 10 लोगों की मौत, ऊपर से 17 जिंदा बम। तो एज ए न्यूज़ पर्सन, एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, वो सारे लोगों के लिए, चाहे वो रिपोर्टर हों, प्रोड्यूसर हों, बॉस हों, एंकर हो, हर एक के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ वाला दिन था। और मई का वाक़या जो बता रहा था, लगातार सिलसिलेवार जो ये ब्लास्ट हो रहे थे, तो वो डरा भी रहा था कि पता नहीं 17 तो जिंदा चलो मिल गए, 3 ब्लास्ट हो चुका है, आगे पता नहीं और क्या होगा, और किसी शहर से खबर ना आए। तो हम सब इसी चक्कर में सब उलझे हुए थे और अपना अपना काम भी कर रहे थे। और धीरे धीरे रात इसी खबरों के चक्कर में बहुत लेट हो गया। और सौम्या की उस दिन जो शिफ्ट थी वो 3 से 12 की थी, दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक। जनरली ये प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन में ये शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग की होती है, एक की है, और फिर नाइट में होती है। तो वो 3 से 12 की शिफ्ट थी। लेकिन इस ब्लास्ट की खबरों की वजह से, चूँकि लगातार अपडेट आ रहे थे और सब कुछ लाइव था, एंकर भी लाइव था, वरना आमतौर पे 12 के बाद, कुछ बुलेटिन के बाद फिर रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद सुबह 5-6 बजे तक वो रिकॉर्डिंग ही चलता रहता है या रिपीट शोज चलते रहते हैं। बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन ये था कि लगातार सब लाइव 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 पे थे। तो सौम्या भी इस ब्लास्ट की वजह से ऑफिस में रुकी हुई थी और लेट हो गया, जबकि उसको 12 बजे तक उसकी शिफ्ट थी। 12 साढ़े 12 की ड्रॉपिंग से उसको घर जाते हैं। कई बार वो ड्रॉपिंग नहीं लेती थी क्योंकि वो खुद ड्राइव करके आती थी। तो उस दिन भी यही हुआ कि 12 की जगह पे उसको लगभग 3 बज गया ऑफिस में काम करते करते। और मुझे याद है कि करीब 3 पौने 3 बजे, 3 बजे के आसपास, जब वो 4th फ्लोर पे वीडियोकॉन टावर में दफ्तर था। हम लोग जनरली 7th फ्लोर पे बैठते थे, आज तक के लोग, और हेडलाइंस टुडे के 4th पे। लेकिन आउटपुट सारा जो था वो 4th फ्लोर पे था। तो स्टोरी करने के बाद हम सब 4th फ्लोर पे ही थे। और उसी दौरान मैं देखा कि सौम्या वहाँ से निकल रही है। वो लिफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर पे जाती है। ऑफिस का सीसीटीवी ये दिखाता है कि 3:02 पर वो लिफ्ट्स में एंट्री करती है। और नीचे जब उतरती है तो हमारे जो वीडियोकॉन टावर में जब नीचे उतरते हैं तो सामने एक कैफ़े डे
का एक स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें जनरली ऊपर जिसको कैंटीन में कुछ नहीं, चाय पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी, तो वो नीचे भी पी सकता है, तो वो कैफ़े डे लगा हुआ था। तो काम का प्रेशर इतना था कि सौम्या रात करीब 12 बजे नीचे उतरती है, एक कॉफ़ी लेती है, और कॉफ़ी लेने के बाद उसके पास चेंज पैसे नहीं थे, तो कहती है मैं वापसी में जाते हुए दूंगी। तो वो वापस ऊपर चली जाती है। फिर वो जब 3:02 पर निकलती है तो जाने लगती है, तो वो कैफ़े डे वाला लड़का आवाज़ देता है, नरेश नाम का लड़का उस दिन ड्यूटी पे था। तो वो उसको याद आता, कहती है ओ सॉरी ये, तो वो उसको पैसे पर्स से निकाल कर देती है और फिर बाहर निकलती है। बाहर पार्किंग में उसकी गाड़ी पार्क थी, वाइट जेन कलर जो था वो उस गाड़ी में आती थी। कई बार ऑफिस के ड्रॉप से भी जाती थी, लेकिन उस दिन वो अपना जेन वाइट कलर का वो लेकर आई थी। तो पार्किंग में जाती है, गाड़ी में बैठती है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग से बाहर निकलती है। सारा सीसीटीवी फुटेज में। और ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये इसीलिए कि बहुत सारे लोग, शायद आप लोग सौम्या विश्वनाथन या इस केस के बारे में जानकारी न रखते हों, तो मैंने ख़ासतौर पे आज कहा था अपने टीम से कि एक तो सौम्या की तस्वीर और ये सारी चीज़ें, और इसी में आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा, जो उसकी आखिरी तस्वीरें कैद हुई थी दफ्तर में। जैसे ये है, ये आप जो देख रहे हैं, ये सौम्या विश्वनाथन की वो उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज है जब ये दफ्तर से निकल रही है। और ये यहाँ पे जब आती है, और ये जो आप देखेंगे अगली जो तस्वीर, ये एक्चुअली वो उसको यहाँ पे ये डेट देखिए इसका निकलना, 3:02 जो मैंने आपको बताया इसके निकलने का वक्त। और फिर यहाँ से ये अपने मेन एंट्रेंस है, यहाँ से जाके लेफ्ट में पार्किंग है। तो ये सौम्या की आखिरी तस्वीरें हैं ज़िंदगी की। इसके बाद सौम्या को ज़िंदा किसी ने नहीं देखा था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उसके बाद वो पार्किंग में जाती है, पार्किंग से गाड़ी निकालती है, लेकिन गाड़ी थोड़ी दूर पर रोक देती है ऑफिस के ही सामने। उसके शीशे में कुछ डस्ट था, तो उतर के विंड स्क्रीन साफ़ करती है, फिर वापस गाड़ी में बैठती है और गाड़ी वीडियोकॉन टावर से निकल जाता है, मतलब ऑफिस से निकल जाता है। तब टाइम जो हुआ था वो 3:07 हुआ था। 3:02 पे यहाँ से ऑफिस निकलती है, और 3:07 मतलब गाड़ी में बैठना, फिर रोकना, फिर विंड स्क्रीन को साफ़ करना, और उसके बाद वहाँ से सौम्या निकल जाती है। अब पार्किंग के अंदर तक की तो सारी जो तस्वीरें हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, लेकिन पार्किंग के बाहर जैसे मेन रोड आता है वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, इसलिए वहाँ की कोई तस्वीरें नहीं है। लेकिन सौम्या के निकलने के बाद उसी पार्किंग से अगली गाड़ी जो निकलती है वो 25 मिनट के बाद निकलती है। उसके साथ कोई गाड़ी नहीं निकली, उसके फ़ौरन बाद कोई गाड़ी नहीं निकली, उससे ठीक पहले कोई गाड़ी नहीं निकली। अगली गाड़ी जो किसी एम्प्लॉय की निकलती है वो 25 मिनट के बाद। इसका मतलब ये होता है कि उसका ऑफिस से किसी ने पीछा नहीं किया और वो अकेले गई। दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी में वो अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था, ये भी इससे साबित हुआ। अब सौम्या की गाड़ी वहाँ से निकलती है, और सौम्या का घर जो था वो वसंत कुंज पे था। रात 3 बजे के करीब ट्रैफिक दिल्ली में कम होता है, हालांकि वसंत कुंज के उस रोड पे जहाँ से एयरपोर्ट वो शुरू होता है तो थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी जगहों पे सन्नाटा होता है। तो रफली 30 मिनट में वो घर पहुँच जानी चाहिए थी उसको। रात 3 बज के जब ये 7 मिनट पर निकलती है, उसके करीब 25 मिनट के बाद 3:30 3:32 के बीच में सौम्या अपने फादर को फ़ोन करती है और कहती है कि चूँकि घर वाले जाग रहे थे, उसने बता दिया था मैं लेट हो गई हूँ, ब्लास्ट की वजह से स्टोरी कर रही हूँ। तो कहती है कि बस मैं वसंत कुंज के पास पहुँच गई हूँ, नेल्सन मंडेला मार्ग के पास, और बस अब मैं अगले 5 मिनट में घर आ जाऊँगी। तो फादर मदर भी उनके थोड़े से मुतमईन होते हैं, इत्मीनान हो जाता है कि चलो सौम्या ठीक है, आ रही है। लेकिन इस फ़ोन करने के ठीक 7 मिनट के बाद 3:40 पर नेल्सन मंडेला मार्ग के एक डिवाइडर के पास सफ़ेद रंग की जेन कार डिवाइडर से टकराकर उल्टी पड़ी हुई थी। कुछ लोग देखते हैं तो उसमें से एक राहगीर पुलिस को कॉल करता है 100 नंबर पे। पुलिस फ़ौरन पहुंचती है तो देखती है एक वाइट जेन कार है और वो पलटी पड़ी हुई डिवाइडर से टकरा चुकी है। जो ड्राइवर साइड की जो सीट थी उसका पूरा शीशा टूटा हुआ था, और एक लड़की उस कार में है, ड्राइवर की जो सीट पे उसी पे वो बैठी हुई, और उसके सर से बेतहाशा खून बह रहा है, सर में इंजरी है बहुत ज़्यादा। पुलिस फ़ौरन एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाती है, चूँकि सबसे नज़दीक वहीं था, लेकिन वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मौत हो गई है। अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी मोबाइल, सारी चीज़ें थी, उससे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये हेडलाइंस टुडे की एक जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन है। रात को ही हम लोगों को खबर मिलती है। मैं भी उस वक्त जस्ट घर पहुंचा था, तो पहली चीज़ जो आई थी वो यही थी, और जो पुलिस ने बताया कि ये एक्सीडेंट का केस है, रोड एक्सीडेंट है, और गाड़ी जो है वो टकरा गई डिवाइडर से, और उसकी वजह से सौम्या हेड में इंजरी थी और वो डेथ हो गई।
तो हम जितने लोग थे सारे बॉसेस को भी पता चल चुका था, सबको इन्फॉर्म भी कर दिया गया। जो नाइट रिपोर्टर था उसको फिर भेजा गया, वो अपना एम्स ट्रॉमा सेंटर में, फैमिली के लोग भी पहुंच गए, सारी चीज़ें होती रही। अब सुबह जो है करीब 11 बजे के आसपास सौम्या का पोस्टमार्टम होता है, और अब तक हम सब मान के चल चुके हैं कि एक रोड एक्सीडेंट है। लेकिन ये भी था कि मतलब सौम्या हमेशा स्लो गाड़ी चलाती थी, सारे उसके जो जितने भी जानने वाले हैं सब यही मानते हैं। फिर ये हुआ कि नहीं, हो सकता है कि कुछ लेट हुआ और नींद की झपकी आ गई हो, रात काफ़ी थी, 3 से ज़्यादा का वक्त था। तो ये सारी बातें अलग अलग थ्योरीज चल रही थी। बट ये था कि अब पुलिस ने कहा है गाड़ी जिस हालत में मिली, सर में इंजरी है, तो वो रोड एक्सीडेंट है। 11 से 11:30 के बीच में एम्स में पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर आके बताते हैं, चूँकि हम लोग की पूरी टीम वहाँ पे थी, सारे कुलीग भी वहाँ पे थे, तो पूरा केस पलट जाता है। पता चलता है कि वो जो एक्सीडेंट में बताया गया था कि सर में इंजरी, सर में चोट लगी, सर में ज़्यादा खून बहा था एक्सीडेंट की वजह से, वो नहीं था। असल में उसके सर के पिछले हिस्से में गोली धंसी हुई थी। अब जैसे ही ये खबर आती है तो हर एक कोई दंग, क्योंकि मामला एक्सीडेंट का, रोड एक्सीडेंट का, अब अचानक यहाँ पे गोली, इसका मतलब है मर्डर, कत्ल। तो ये कैसे मुमकिन है? पुलिस भी फ़ौरन केस में फिर सारे सेक्शन चेंज करती है। अब 302 का मामला दर्ज किया जाता है, मामले की जांच शुरू होती है। जांच की शुरुआत हमारे दफ्तर से ही होती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है, जो मैंने आपको लगातार आप इसमें भी देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें जितनी कुलीग उनसे पूछताछ होती है। कॉल डिटेल खंगाले जाते हैं सौम्या के, आखिरी बार कौन मिला, उसके दोस्त कौन थे, रात में किससे बात हुई, सारी चीज़ें। लेकिन उससे कोई क्लू नहीं मिलता है। जो फैक्ट्स आपको मैं बताया था वो सारी चीज़ें, वही कहानियाँ पुलिस को भी बताई गई और वही सच भी था। किसी से दुश्मनी नहीं, कोई प्रोफेशनल राइवलरी भी नहीं, कोई बॉयफ्रेंड का भी एंगल नहीं, क्योंकि पुलिस ने हर एंगल से इसको मामले की तफ्तीश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस के ऊपर प्रेशर, चूँकि एक तो मीडिया का मामला और रात में इस तरीके से एक लड़की का कत्ल। दिल्ली वैसे ही महिलाओं को लेकर बदनाम है कि यहाँ पे उनकी सेफ्टी नहीं है। तो अब उस वक्त डीसीपी धालीवाल हुआ करते थे एक, अब तो खैर वो उनका बहुत प्रमोशन हो गया, अब काफ़ी अच्छे अफसर, तो मीडिया फ्रेंडली भी, तो सारी उनसे सारी रिपोर्टें भी मिलती रहती थी, हम लोग लगातार लगे हुए थे। इसके बाद फिर पुलिस ने कहा कि हम इसकी 4 अलग अलग एंगल से जांच करेंगे और उस 4 एंगल में ही कोई एक चीज़ छुपा हो सकता है तो पता चलेगा। तो उसमें पहला था रोड रेज, क्योंकि दिल्ली में जनरली सड़क पे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। आपने अगर हॉर्न बजा दिया, किसी की गाड़ी किसी से टच भी कर गई, तो वो हाथापाई, कई बार तो मर्डर तक हो चुका है पार्किंग और इसको लेकर। तो अब पुलिस ये देखती है कि वीडियोकॉन टावर से लेकर नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज तक तमाम जो सीसीटीवी फुटेज रास्ते में कहीं कहीं जहाँ जहाँ अवेलेबल थे, बहुत कम थे उस वक्त, एयरपोर्ट के रास्ते में तो फिर भी थे, इधर नहीं थे, लेकिन वो उससे कि कोई पता चले कि किसी रेड लाइट पे हॉर्न देने को लेके या आगे पीछे होने को लेके सौम्या का किसी से झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने उसको मार दिया हो, तो रोड रेज के एंगल से तमाम इंक्वायरी की गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा जो था इनका पुलिस का कि छेड़छाड़ वाला, कि रात को एक अकेली लड़की ड्राइव करके जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जो मन चले हैं और उन लोगों ने पीछा किया और सौम्या ने उनको कुछ गुस्से में कह दिया और फिर उन्होंने गुस्से में पलट के उसको गोली मार दी। तो उस एंगल से भी जांच की, लेकिन उसमें पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तीसरा था लूट पाट की जो थ्योरी थी कि एक अकेली लड़की जा रही है और ऐसे बहुत सारे गैंग वैंग काम करते हैं जो देख के लूटने के लिए, मोबाइल, पर्स, गाड़ी, कुछ भी। तो पुलिस ने उस एंगल से भी जाँच की। चौथा था कि कोई पुरानी रंजिश, प्रोफेशनली रंजिश, कोई बॉयफ्रेंड का इशू, इस तरह की चीज़ें ऑफिस में। तो ये 4 थ्योरी से पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया। 30 सितंबर का ये वाक़या था और लगातार प्रेशर भी, और करते करते 2008 से 2009 आ जाता है। 2009 मार्च का महीना आ जाता, करीब 6 महीने बीत गए और इन 6 महीने में कुछ भी नहीं पता चला पुलिस को कि हुआ क्या है। प्रेशर लगातार पड़ रहा था, सौम्या के माँ बाप भी परेशान, इधर हम लोग भी परेशान। और ये भी उस वक्त तो हम लोगों ने बहुत सारे ताने भी सुने थे कि यार तुम लोग कैसे क्राइम रिपोर्टर और अपनी एक कलीग का एक इस तरह से मौत हुई और तुम लोग उसके तह तक नहीं पहुंच पा रहे हो। हालांकि हम लोग कई बार कहते थे कि देखो बेसिकली हम लोग क्राइम रिपोर्टर हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन या इस तरह की चीज़ें, इसका जो ये एक जांच एजेंसी का काम है, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। हाँ, हम लोग इधर उधर से जहाँ से भी क्लू और बाकी चीज़ें कोशिश करते हैं, या अगर पुलिस गलत काम कर रही है तो उसको सही कराने के लिए प्रेशर डालने का सिर्फ काम कर सकते हैं, हम अथॉरिटी नहीं हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी।
इवन हम लोगों के घर में जानने वाले भी पूछते थे क्या हुआ, लगातार यही बातें होती थी, सौम्या का कातिल पकड़ा गया कि नहीं, और सबसे बड़ा सवाल उसको क्यों मारा गया, और ये सवाल हम सब भी इसका भी जवाब जानना चाहते थे। तो सही 30 सितंबर से मार्च 2009 आ गया, 6 महीने हो गए पुलिस को। इस दौरान पुलिस ने बहुत सारे लोगों को उठाने की कोशिश की। कई बार पुलिस ने इस मामले में उस एक ये भी निकाला कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ था वहाँ पे एवरेज 7 सेकंड में एक गाड़ी ज़रूर गुजरती है, चूँकि और रात को गाड़ियों की थोड़ी संख्या ज़्यादा इसलिए होती है कि एयरपोर्ट है, पालम एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट ज़्यादातर रात को होती है, तो वहाँ पे रात को जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा होता है। तो एवरेज 7 सेकंड में एक कार ज़रूर गुजरती है, मतलब एक कार और दूसरे कार के बीच में इतना फासला होता है कि एक दूसरे को देख सकें। तो पुलिस बाकायदा पब्लिक से अपील करती है मीडिया के थ्रू कि उस रात 30 सितंबर को 3:30 से लेकर 3:40 तक अगर किसी ने यह हादसा होते हुए देखा हो, इस गाड़ी को देखा हो, तो वो आए अपना बयान दर्ज करें। तो बहुत सारे लोग इसमें आए भी, लेकिन वो ज़्यादातर वो लोग थे जो हादसे के बाद जिन्होंने देखा था, जिन्होंने उस गाड़ी को पलटे हुए देखा, डिवाइडर के साथ एक लड़की को अंदर लहूलुहान देखा। लेकिन उससे पहले उस गाड़ी या उस लड़की के साथ क्या हुआ ऐसा कोई विटनेस सामने नहीं आया। तो ये भी पुलिस की कोशिश नाकाम रही। खैर उसके बाद ये मार्च का महीना आता है और मार्च में पुलिस अभी भी अपने तमाम केस पे लगी हुई थी। अचानक ये केस एक अजीब उससे खुलता है, इत्तेफाक से, जिसके लिए सारी पुलिस ने सारी कोशिशें कर ली थी। एक जिगीशा घोष नाम की लड़की थी, ये भी 27 से 28 साल की, और ये कॉल सेंटर में काम करती थी। तो उसी वसंत कुंज के रास्ते में जिगीशा का मर्डर हो जाता है और उस मर्डर में कुछ लड़के इन्वॉल्व थे। तो पुलिस उस मर्डर की तफ्तीश कर रही थी और उसमें भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस के हाथ कुछ 3-4 रात को, चूँकि लगातार उस पूरे रूट पे सर्विलांस था, तमाम ऐसे संदिग्ध लोगों पे नज़र रखी जाती थी, तो मार्च के महीने में पुलिस ने एक ग्रे रंग की वैगनार कार को पकड़ी। उसमें 3-4 लड़के थे, 4 लड़के थे टोटल, और उनको पकड़ा रात को वही करीब 2-3 बजे के आसपास। शक इसलिए हुआ कि लगातार उस रूट पे कभी इधर जाएं कभी इधर आएँ, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शिकार की तलाश में हैं, यूं ही भटक रहे हैं, मतलब उनकी कोई मंजिल नहीं है, बस वो घूम रहे हैं सड़क पे कि शायद कोई मिले तो वो निशाना बनाए। तो इस शक के बिना पे पुलिस ने उस वैगनार की गाड़ी को रोका और उसमें लड़के बैठे हुए थे, उनको पकड़ा, पूछताछ की। पहले तो वो बहाना करते रहे कि हम यूं ही घूम रहे हैं, हम मटरगश्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर पुलिस ने जब सख्ती की तो उसमें 1-2 लड़के टूट गए और उन्होंने बताया कि एक्चुअली हम यहाँ रात को निकलते हैं और इसलिए हम इस तरह से जो अकेला होता है उसको लूट पाट करके उसका निकल लेते हैं। तो उन्होंने ये जिगीशा जो घोष थी, कॉल सेंटर में काम करने वाली 28 साल की लड़की, उसके कत्ल की बात मानी। फिर पुलिस ने उनकी निशानदेही पे वो देसी कट्टा बरामद किया जिससे गोली मारी थी। फिर उसके जो ATM कार्ड और बाकी चीज़ें थी, जहाँ जहाँ शॉपिंग की, वो सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकाले, वो सारे प्रूफ निकाले कि हाँ हाँ ये यूज़ किया था और इस पैसे से इन्होंने ये खर्च किया, इस शॉप से यहाँ शॉपिंग की, यहाँ से ATM से पैसे निकाले। तो वो सारे बहुत ही सॉलिड प्रूफ हो गए थे। तभी फिर पुलिस को ये जब जांच कर रही थी तो पुलिस को लगा कि ये इनका इकलौता केस नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो उनका बिहेवियर था वो प्रोफेशनल बता रहा था, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो डर रहे हैं, ये है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं, तो बड़े ही बोल्ड टाइप के। तो कुछ शक हुआ, तो फिर पुलिस टीम ने इनको ज़्यादा फिर और सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की। तो जब पूछताछ की तो अचानक मार्च 2009 में ही एक दिन उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले 30 सितंबर 2008 को एक और लड़की को इसी रोड पे गोली मारी थी। हमें नहीं मालूम था उस वक्त वो लड़की कौन है, पर हमने बाद में टीवी चैनल और अखबारों में उसका नाम पढ़ा तो हमें पता चला कि वो टीवी में काम करने वाली एक पत्रकार थी, और उसी से हमें पता चला कि उसका नाम सौम्या विश्वनाथन है, वरना हमें नाम नहीं मालूम था। तो फिर पुलिस ने पूछा कि तुमने क्यों मारा उसको, तो उन्होंने कहा कि रात को हम इसी तरह से घूम रहे थे, सन्नाटा था नेल्सन मंडेला मार्ग के पास, जब ये गाड़ी, और ये जो उसकी जो पहली चीज़ आई थी उसके दिमाग में कि सौम्या को शिकार बनाना, वो कहाँ से आई, जो उसने बताया कि हम इसको काफ़ी 3-4 रेड लाइट पहले से इसको हम फॉलो अनजाने में ही कर रहे थे, तो अचानक देखा कि एक जेन कार जा रही है और वो कार बहुत स्लो जा रही थी। तो सौम्या जो है उस रात बहुत गाड़ी स्लो चला रही थी। अब उसकी 2 वजह हो सकती है, या तो ये कि वो थकी हुई थी, नींद भी आ रही हो, तो शायद इस वजह से, और बीच में उसने अपने घर पे भी फ़ोन किया था, तो फ़ोन पे बात करते हुए भी वो स्लो थी।
दूसरा उस रूट पे उसे ये भी पता है कि थोड़ा सा रिस्की होता है, तो वो और ज़्यादा सेफ्टी के हिसाब से अपना गाड़ी को स्लो चला रही थी। तो इन लड़कों का कहना था कि जब हमने देखा कि ये बहुत स्लो चल रही है तो इसको शिकार बनाना आसान काम है, इसको काबू में करना आसान है, इस गाड़ी को आसान से रोक के इस पर काबू पाया जा सकता है। तो पहली बार उस सौम्या को लूटने का जो इरादा आया उनको, उसकी गाड़ी की रफ्तार से आया कि ये स्लो है इसलिए आसान शिकार है। तो फिर उन्होंने बताया कि वो गाड़ी लेकर उसके पास गए, जो पास गए तो रुकने का इशारा विशारा जो किया। सौम्या चूँकि एक जर्नलिस्ट थे, इतनी बेसिक उसे पता है कि रात को अनजान ऐसे गाड़ी नहीं रुकेंगे ना शीशा गिराएंगे। तो उसने फिर उनको देखने के बाद गाड़ी भगाने की कोशिश की। जब उसने गाड़ी भगाने की कोशिश की इन्होंने भी तेज़ किया। सौम्या ने फिर अचानक तेज़ गाड़ी भगाई। तब इसमें से एक को आया गुस्सा और उसने क्या किया कि उसको धमकाने के लिए रुक जाए, उसने कट्टा निकाला और गोली चला दी। जो पहली गोली लगी वो गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगी आगे और वो उसको छू के निकल गई। तो उसने फिर दूसरी गोली जो चलाई वो सीधे जो विंड स्क्रीन है उसको पार करते हुए और सोनिया के सर में लगी, और वही गोली उसके लिए जानलेवा साबित हो गई। तो जब गोली सर में लगी तो सोनिया, जाहिर सी बात है कि वो अचानक उसका सब कुछ होश खो बैठी, स्टीयरिंग से हाथ हट गया और गाड़ी चूँकि वो उनसे बचने के लिए तेज़ भगा रही थी तो गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया और गाड़ी जो है वो डिवाइडर से जाकर टकरा गई और गाड़ी टकराने के बाद उलट गई। फिर वो लड़के घबरा गए तो उन्होंने कुछ लूटपाट नहीं की और वो वहाँ से भाग लिए। तो लूटपाट के इरादे से 6 महीने के बाद पता चला कि सौम्या को मारा गया था। फिर 4 लड़कों की निशानदेही पे एक 5वें का नाम आया और उस 5वें लड़के को भी पकड़ा गया। जिगीशा और सौम्या, इन दोनों के कत्ल का मुकदमा उन 5 लड़कों पे चला। जिगीशा में पहले एक लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, उसमें लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सौम्या विश्वनाथन का मामला 10 साल के बाद अभी भी अदालत में है, फैसला आना बाकी है। जबकि पुलिस ने इन 5 लोगों को एक्यूज़ बनाया हुआ है उसमें, और उन 5 के खिलाफ, जैसे उसमें एक अजय सेठी है, एक रवि कपूर है, एक अमित कुमार शुक्ला है, बलजीत मलिक और अजय कुमार, तो इन सब पे मर्डर, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, किडनैपिंग, इन सब के मामले हैं। पुलिस ने उस वैगनार कार को भी बरामद किया है। वो वेपन भी जो देसी कट्टा था जैसे सौम्या का मर्डर हुआ था वो भी बरामद कर लिया, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन सौम्या के घर वालों को और उसके साथ तमाम काम करने वालों को, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, अभी भी मतलब अदालत के आखिरी इंसाफ का इंतज़ार है। तो ये जो कहानी मुझे कुछ और सुनानी थी, लेकिन चूँकि हम लोगों की एक कुलीग से जुड़ा हुआ मामला, और दूसरा ये कि कैसे हम मतलब उस दिन ब्लास्ट की, धमाके की खबरें बना रहे हैं और अचानक आप निकलते हैं और आप खुद गोली का शिकार हो जाते हैं, तो कब क्या किसके साथ हो जाए कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरी चीज़ों से जो हम लोगों ने बातचीत की और जो एक चीज़ सीखी वो ये है कि रात को अगर हम कहीं अकेले जा रहे हैं और रास्ता सुनसान है, एक तो कभी किसी के लिए गाड़ी ना रोके जब तक कि आप बहुत सारे लोग ना वहाँ पे मिलें या पुलिस ना दिखाई दे। नंबर 2, कोशिश करें कि इतना स्लो भी गाड़ी ना चलाएं कि आप तक पहुंचना, आपको रोकना, आपको घेरना आसान हो। तो पहला काम तो ये है कि अगर आपको जब लगता है कि ऐसा खतरा है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उस जगह तक पहुंचे जहां एक तो रोशनी हो, जहां लोग हों, पुलिस हो, या कोई ऐसे बिल्डिंग हो जिसमें गार्ड हो, जैसे होटल हो, कोई ऑफिस हो नाइट में जिसमें चल रहा हो। लेकिन न सन्नाटे में कभी रोकें, न एक आध 2 लोगों को रोकें देखकर। और लिफ्ट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हालांकि लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन चूंकि रात को उस भेस में कौन है ये हमें नहीं मालूम, ये आपको नहीं मालूम, तो उससे अच्छा है कि हम सेफ्टी मेंटेन करें, हम कोशिश करें कि हम न रुकें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक इमरजेंसी ना हो, रात को अंधेरे में, सन्नाटे में, सुनसान रास्तों पर निकलना ही अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को। तो ये थी पूरी सौम्या विश्वनाथन की कहानी। ऊपर वाला उसके घर के जो लोग हैं उनको सब्र दे। आज भी वो बेचारे आखिरी इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप, और उसकी एक बहन है। आज वो 10 साल बाद अगर होती तो काफ़ी तरक्की कर चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड थी और मेहनती बहुत थी।
और जितने भी उसके कोलीग हैं वो सब उसे आज भी याद करते हैं, तो सिर्फ अच्छे नोट पर ही याद करते हैं। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है। तो ये थी पूरी कहानी सौम्या की। बाकी अगर आप में से कुछ सवाल होगा तो मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। और हाँ, यूसुफ जफर सिंह है, उनका बर्थडे है, तो आप उनको विश के लिए बहुत दे सकते हैं। अच्छा। यूसुफ जफर। और दूसरा एक, मैं कई ऐसे लोगों के सवाल थे हाल के शो को लेकर, जिसका ख़ास तौर पे एक दो सवाल ऐसा था कि रंगा बिल्ला को लेकर, कि जब वो रंगा बिल्ला ने, ये कई लोगों ने सवाल पूछा कि फांसी से ठीक एक दिन पहले जब कुछ 5 जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इंटरव्यू किया, तो उस वक्त उसकी मानसिकता क्या थी, उनको पूछा था कि क्या सोचता है, क्या करता है। ये सवाल उससे पूछा गया था, लेकिन उसने हमेशा, रंगा ने ये, चूँकि मानसिकता तब वो मानेगा जब वो कहेगा कि मैंने ये कत्ल किया है या मैंने उन दोनों बच्चों को मारा था, बट वो सिरे से नकार रहा था। उसने कहा मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया। तो इसलिए उसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपको दूसरे केस से ज़रूर दे सकता हूँ। जब दिल्ली में एक पकड़ा गया था एक सीरियल किलर, जो बच्चों को उठा के उनके साथ ज़बरदस्ती करता था और फिर उन्हें मार देता था, तो उसका बाकायदा बैठ के मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल इंटरव्यू किया था दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में। और ख़ुद पुलिस वाले चाहते थे कि उसका इंटरव्यू हो और मीडिया में आए, इसलिए ताकि लोगों को उसकी सोच के बारे में पता चले, और माँ बाप भी थोड़ा, और जो ख़ास तौर पे जिनके बच्चे हैं वो थोड़ा उससे सबक लें। तो जब मैंने उससे पूछा था, तो मैं जब उससे बात कर रहा था तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंसान है। जिस तरीके से पूछता था वो बिल्कुल ऐसे जवाब देता था जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी सोच की मैंने पूछा कि तुम ऐसा जब करते हो, बच्चे को उठाते छोटे छोटे 5, 6, 7, 8, 9 साल, और फिर तुम उनके साथ रेप करते हो, फिर उनका मर्डर करते हो, तो तुम्हें कभी भी ख्याल नहीं आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए? तो उसका जवाब ये था कि हर वक्त ऐसा नहीं होता था, पर दिन भर में कुछ वक्त ऐसे होते थे कि जब मैं अचानक किसी बच्चे को देखता था तो मेरे अंदर जानवर जाग जाता था। और बोला फिर उनके साथ बुरे काम करने के बाद मुझे उनका गला दबाने और इसमें कभी लगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको सुला रहा हूँ। मतलब अब उसकी सोच ये थी कि मैं सवाल उससे कर रहा हूँ और मैं ही सहम गया उसके इस जवाब को सुनकर। तो ऐसे लोग, इनकी जो सोच होती है और इनका जो, मतलब सब कुछ मर चुका होता है। तो और ये आम इंसान, अच्छे इंसान, मतलब जो होश व हवास में है, जो थोड़ा बहुत जिसे हम इंसान कह सकते हैं, उसके बस की चीज़ नहीं है। ये वही कर सकता है जो इंसान फिर ना हो, ना रहा हो, तभी ये चीज़ कर सकता है। तो ये बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था उसकी मानसिकता, तो मुझे लगा कि इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। एक ज़फ़र साहब हैं, कोई बता रहे हैं उनका आज, यूसुफ ज़फ़र साहब, उनका आज बर्थडे है, क्राइम तक के मेंबर हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सालगिरह की। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। सर एक सवाल है एक समीर साहब हैं ज़ाम्बिया से, जिन्होंने बड़ी शिकायत की और अफ्रीका में हैं। कहते हैं मैं अफ्रीका में बैठ के आपका शो देखता हूँ, कहानियाँ सुनता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका समीर साहब कि आप वहाँ बैठ के आप देखते हैं और क्राइम तक की आपने तारीफ़ की। दिल से शुक्रिया आपका। आप अच्छे रहें और कभी इंडिया आएंगे तो ज़रूर आपसे मुलाकात भी होगी। सर, कई लोगों से सौम्या कौन से चैनल से थी? जी, ये है सौम्या विश्वनाथन। बहुत सारे लोगों का सवाल है कौन से चैनल से। मैंने शुरू में बताया था, आप लोगों में से जो लोग बाद में जुड़े हों, ये जो अभी आप देखते हैं, हमारा एक आज तक है, एक इंडिया टुडे है इंग्लिश का, 4 चैनल हैं टोटल। आज तक हिंदी में, इंडिया टुडे इंग्लिश में, एक तेज़, और चौथा है दिल्ली आज तक। तो ये जो इंडिया टुडे है इंग्लिश में जो आप देखते हैं, ये, इसका नाम अभी हाल में चेंज हुआ है इंडिया टुडे, क्योंकि इंडिया टुडे मैगज़ीन भी है और इसीलिए इंडिया टुडे मैगज़ीन बहुत फेमस है। तो उसके बाद ये हुआ कि चैनल का नाम भी इंडिया टुडे होना चाहिए। तो पहले इसका नाम हेडलाइंस टुडे हुआ करता था। ये हम ही लोगों के ग्रुप का है। मतलब अभी जो हेडलाइन इंडिया टुडे आप देख रहे हैं, ये 2008 में हेडलाइंस टुडे हुआ करता था। बल्कि ये 2012 में हम लोग इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए। 2012-13 तक ये हेडलाइंस टुडे ही था। 13 या 14 में ये फिर इसका नाम बदलकर इंडिया टुडे कर दिया गया। तो सौम्या विश्वनाथन इसी हेडलाइंस टुडे में प्रोड्यूसर थी और वो उनकी जिम्मेदारी थी जो सारी खबरें, एक तो रिपोर्टर, एंकर, आप हम लोगों को तो आप स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन जो स्टोरी आप देखते हैं, जो पैकेज चलते हैं, उसको पूरा जो एडिट कराना, विजुअल लगाना, वीओ, ये सारा काम एक प्रोड्यूसर का होता है। तो एक अच्छा अगर प्रोड्यूसर हो तो आपके स्टोरीज़, आपके शो बहुत अच्छे होते हैं। तो सौम्या विश्वनाथन की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की थी और शो निकालने की थी, और वो यही काम कर रही थी। और 25 साल की उम्र, बहुत ही होनहार, लेकिन एक हादसे ने सौम्या को हम सबसे छीन लिया।
सवाल है विपिन जी का। तो क्राइम टेक से एक सुझाव है कि कहानी सुनाने के बाद दिमाग थोड़ा नकारात्मक हो जाता है, तो आप किसी पे भरोसा करना मुश्किल होता है, तो आप कुछ अच्छी खबर बताते हैं। कौन? विपिन। विपिन साहब, ऐसा नहीं कि क्राइम की कहानी सुनने से नेगेटिव सोच आ जाती है, हमेशा आप पॉजिटिव रखें अपने आप को। ये कहानियाँ, कई लोगों ने मुझे कहा और मैं भी आपसे कहता हूँ कि ये कहानियाँ हमें सिर्फ ये नहीं कि बुरी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, या चूँकि बेसिकली मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ तो मैं जो भी कहूँगा उसमें कहीं ना कहीं बुरी चीज़ें होंगी, उसमें दुख होगा, दर्द होगा, गम होंगे, आंसू होंगे, आहें होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इससे हम लोग सीखते भी हैं, और जो बहुत सारी सच्चाई है वो हम जानते हैं, इससे जानने को भी मिलता है। और ये हम पे और आप पे है कि हम इसको कितना नेगेटिव, मतलब इसको लें या इस पर नेगेटिव थिंकिंग आती। उस हिसाब से तो मेरा मानना है कि हर क्राइम रिपोर्टर को क्रिमिनल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दिन भर उसी दुनिया में रहते हैं, तमाम बुरे लोगों से बात करते हैं, पुलिस वाले जो करप्ट होते हैं उनसे भी बात करना पड़ता है, खून खराबा, रेप, डकैती, एक्सीडेंट, सारी मतलब अच्छी चीज़ें तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। लेकिन बात यही कि इसको हम सिर्फ अपने पेशे के तौर पे लेते हैं कि ये जो चीज़ें इस दुनिया की हो रही हैं, इस काली दुनिया की, वो मैं इन सफ़ेद दुनिया के लोगों को दिखाऊं, बस मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी इतनी है, तो वो नेगेटिव सोच नहीं आएगी। हर काम को, जैसे अब आप, मैंने पहले भी कहा था कि एक कब्र खोदने वाला या एक शमशान में लकड़ियां देने वाला, ये सब दिन भर, या एक पोस्टमार्टम करने वाला, ये सोचिए ये भी दिन भर क्या करते हैं काम, मुर्दों से ही पाला पड़ता है, उसको बेचारे लावारिस लाशों का ही दिन भर पोस्टमार्टम करता रहता है, बट वो भी इंसान है। तो हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इनके बीच में एक लकीर होनी चाहिए, और एक आम शहरी के तौर पे भी यही है कि हमें अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ इनमें फ़र्क करना चाहिए। हाँ, कल एक तो गांधी जयंती है और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी की भी है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कल मैं कोशिश करूँगा। गांधी जी के ऊपर तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया है पहले भी। कल मैं, और ये मेरे लिए सवाल भी था बहुत सारे लोगों का कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मौत से जुड़ी हुई रहस्य है वो आप बताएं, तो कल मैं कोशिश करूँगा। दो ऑप्शन है मेरे पास। एक, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के पीछे के सारे सवाल वो मैं आपको शो के ज़रिए रात 9 बजे दिखाऊं, या फिर बैठ के मैं 9 बजे कहानी सुनाऊं। तो शो दिखाऊंगा तो आप कहानी विजुअल के ज़रिए भी आप उसको देख सकते हैं, कहानी सुनाऊंगा तो विजुअल नहीं होंगे, सिर्फ वैसे ही होगा। तो आप लोग अपने सुझाव भेजिएगा, मैं मेल पढ़ूंगा और फिर मैं देखूंगा कि ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, कहानी सुनना या फिर लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर पूरा शो मैं आपको दिखा दूँ। तो मेल वही है, crimetakofficial@gmail.com, या फिर मेरा shams.khan@aajtak.com। बताइएगा अपने सुझाव, बल्कि मैं कहूँगा इन लोगों से एक सवाल भी डाल दें, और ताकि बाकी लोग भी उसको जवाब दें ABC करके। तो जैसा होगा फिर मैं कल करता हूँ। सर, एक शाश्वत मिश्रा जी हैं, वो बोले कि गीत की कोचिंग करता हूँ और अपने सारे दोस्तों के साथ अभी क्राइम तक के शो लाइव देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देख के। शाश्वत मिश्रा जी, एक फोन से 30 लोग। नाम सही बताओ। शाश्वत शाश्वत मिश्रा बोल रहे हैं, ये दीपक। अब शाश्वत हैं या शाश्वत है? शाश्वत है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो मैं बेहतर जानता हूँ, शाश्वत ही नाम होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके तमाम वो लोग जो आपके साथ बैठकर देख रहे हैं। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का यही प्यार है जिसकी वजह से हम लोग हैं, और हम लोग हैं तो इसलिए ये कहानियाँ चलती रहती हैं। बट थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के इसी प्यार की वजह से एक तो हौसला बढ़ता है, और कुछ इसी तरह कुछ करते रहने का जो है एक जुनून सा भी आता है। थैंक यू। सर, एक ममता चिनारा हैं, बोल रही हैं आप बस भैया आगे बढ़ते जाइए और उन्नति की सीढ़ी चढ़ते जाइए, उनकी दुआएं क्राइम तक के साथ हमेशा और आपके साथ हैं। सर, चिनारा। ममता चिनार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दुआओं के लिए, और आप लोग बस इसी तरह दुआ देते रहें, और साथ में हाँ, हम लोगों को सर पे भी ना चढ़ाएं, कमियां भी बताते रहें, क्योंकि तारीफ़ अगर सर पे चढ़ जाती है तो फिर वो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी अच्छी बातें करने की बजाय हमारी बुरी बुरी बातें भी बताया ज़रूर करें, और मैं उस पर पूरी अमल करने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और मैं आज आप लोगों से शेयर करूँ, थोड़ा सा इमोशनल भी है। मैं मेल पढ़ रहा था शाम को, एक शिवा तिवारी हैं, उन्होंने कल मुझे एक मेल लिखा। इनकी कहानी आज मैंने पढ़ी। ये राजस्थान की हैं बेसिकली। इनकी मदर को बहुत कोई सीरियस बीमारी थी, ऊपर वाला करे अब ठीक हो जाए, अब ठीक भी शायद हो रही हैं। तो उनके पास दो ऑप्शन था, एक दिल्ली में इलाज कराना और दूसरा हैदराबाद ले जाना। दिल्ली में इलाज कराने की बात जो इन्होंने कही है, माफ़ कीजिएगा शिवा तिवारी जी आपसे कि बिना पूछे हुए मैं
ये शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे अपना भाई बोला है तो मैं फिर भाई के हैसियत से ही बोल रहा हूँ। तो शिवा को ये डर था कि दिल्ली में एक अकेली लड़की अपनी माँ के साथ रहेगी, इलाज कराएगी, पता नहीं कैसे सर्वाइव करेगी। दिल्ली की महिलाओं की जो सेफ्टी है उसको लेके वो बहुत कुछ डरी हुई थी। तो फैसला किया कि हैदराबाद जाएंगे और वहीं इलाज कराएंगे। तो वहीं जाकर फिर वहाँ उन्होंने जॉब शुरू कर दी। माँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल आना जाना सब कुछ वो अकेले करती हैं। और उनकी माँ जो है उन्होंने भी बहुत सारी मुझे दुआएं दी थी और वो ये शो देखती हैं और बहुत खुश होती हैं। तो और उनसे एक रिश्ता भी बना। उन्होंने कहा कि मेरा कोई सिबलिंग नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब वो मतलब मैं उनका भाई हूँ, वो मेरी बहन है। और ये सिर्फ क्राइम तक और ये जो रिश्ता है इन सब की देन है। मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए मैं बड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे प्यार करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा सिर्फ मैं नहीं, पूरी क्राइम तक के जो परिवार के लोग हैं वो शिवा तिवारी की मम्मी के लिए ज़रूर दुआ करें कि वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाएँ। और जिस दिन वो अच्छी हो जाएंगे एक दिन मैं उनसे कोशिश करूँगा, अगर वो दिल्ली आती तो ज़रूर मिलूँगा। और अगर मैं हैदराबाद गया तो मैं वादा है कि मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। सर, एक मानसिंह देवरा जी हैं, वो पूछे मैं आपकी रोज आलोचना करूंगा, क्या आपको आलोचना मेरी पसंद नहीं है? मानसिंह देवरा जी, आप डेली आलोचना करें, मुझे यकीन मानिए खुशी होगी, लेकिन सिर्फ आलोचना करने के लिए मत कीजिएगा। जैसे पॉलिटिक्स में, राजनीति में होता है, बहुत सारे नेता अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो आदत हो गई कि ये विपक्ष में है, ये है तो हम इसकी तो तारीफ नहीं कर सकते। आप हमेशा कीजिए, और बल्कि हमेशा याद रखिए कि आलोचना से ही इंसान निखरता है। तारीफ से मुझे लगता है कि एक हद तक ठीक है, उसके बाद बिगड़ता ही बिगड़ता है। आलोचना इंसान को निखारता ज़्यादा है, मैं कम से कम ये मानता हूँ। अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी क्या है? शम्स ताहिर खान। इंस्टाग्राम आईडी शम्स ताहिर खान है, उससे पहले कुछ लगता होगा शायद, बस। तो शम्स ताहिर खान एक साथी है, इंस्टाग्राम आईडी है, और आप लोग कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और कल जैसा मैंने कहा है कि दोनों ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री जी की। मैं या तो कहानी सुनाऊं या फिर मैं उसको आपको पूरा शो जो है वो दिखाऊं, ये हम लोग कल तय करेंगे। लेकिन एक सवाल और है, बताओ। सर, भोपाल गैस कांड में थे, वॉरेन एंडरसन को किसने भगाया था सर इंडिया से? एक सवाल है कि भोपाल गैस कांड, ये हम लोगों ने कल डाला था, उसमें एंडरसन को किसने भगाया। इसमें बहुत सारी चीज़ें उस वक्त की सरकार ने छोड़ दिया, क्या था। लेकिन ये है कि हाँ, वो इतना सीरियस मामला था कि कहीं ना कहीं उस वक्त जो हमारी सरकार थी, ये उसकी कमियां, उसकी नाकामी कहेंगे, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। क्योंकि ऐसे आदमी को आपने इतना ईजिली जाने दिया, जिसमें आज 30 साल बाद भी 30,000 लोग मारे जा चुके हैं। आज की जो वंश है वो भी बेचारी अपाहिज पैदा हो रही है। सबसे ज़्यादा कैंसर के लोग वहाँ पे हैं, बच्चे आज भी उसी तरीके से पैदा हो रहे हैं। तो बड़ा अफसोस होता है। भोपाल की मैंने वो तो दे दी, लेकिन भोपाल की भी एक दिन मैं आपको अलग से, जो शो में नहीं है, जो क्राइम तक में डाला है, जो उसके पीछे की कहानी है, वो मैं एक दिन आपको ज़रूर सुनाऊंगा। वो बहुत मतलब मैं उसमें बहुत अंदर तक गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसके हट के भी आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। स्टोन मैन और मंकी मैन के बारे में भी, उस पर भी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।